आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है लखनऊ, यानी तहजीब का शहर, जहां पहले आप कहते हैं। लखनऊ के बारे में एक बात ये भी कहते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। ऐसे में इस बार लखनऊ की जनता किसे मुस्कुराने का मौका दे रही है, वही जानने के लिए अपनी चुनाव एक्सप्रेस लेकर हम लखनऊ आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। 3 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और अब मिशन 2024 की लड़ाई अपने करीब आधे सफर को तय कर चुकी है। आज चुनाव एक्सप्रेस में हम मौजूद हैं बीजेपी की सबसे मजबूत सीटों में से एक लखनऊ लोकसभा सीट पर। 1991 से बीजेपी लखनऊ सीट पर लगातार काबिज है, तो वहीं तीसरी बार राजनाथ सिंह यहां से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। ये वही सीट है जहां से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी 5 बार सांसद चुनकर सदन पहुंचे। उधर 24 की सियासी लड़ाई में एक बार फिर से राम मंदिर की एंट्री हो गई है। राम गोपाल यादव के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं एक बार फिर से मंदिर और मुसलमान की सियासत पर चुनाव केंद्रित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज इसी मुद्दे पर चुनाव एक्सप्रेस में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। तीन दौर का चुनाव, किस किस को तनाव। मंदिर और मुसलमान चरम पर घमासान। राजनीति का वास्तुशास्त्र, राम गोपाल के लिए राम मंदिर बेकार। हम रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। विपक्ष का प्लान, सनातन का अपमान। आज राम भक्त उनको ठुकरा रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे हैं। आप कौन होते हो ये किसी को प्रमाण पत्र देने के? कौन होते हो आप? आपने तो शंकराचार्य का भी अपमान करने से नहीं चूके। धर्म और आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करे अच्छी बात नहीं है। रण में मोदी योगी, निशाने पर राम विरोधी। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। इन दोनों का जो चरित्र है यह हिंदू विरोधी है और राम विरोधी है। तो राजधानी लखनऊ से चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं, उससे पहले आपका परिचय राजधानी लखनऊ की जनता से, जिसके बारे में कहा जाता है कि जनता तहजीब में रहती है। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी अपने अपने सवाल पूछेंगे सरलता के साथ, शालीनता के साथ, और सामने से उसका जवाब आएगा। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजा लीजिए। आप जल्दी से मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। विजय उपाध्याय सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में आने के लिए। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, प्रियंका जी बहुत स्वागत है आपका। समीर सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, समीर जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में आने के लिए। दीपक रंजन जी एक बार फिर से राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। समीर जी, इससे पहले कि मैं डिबेट को पब्लिक के लिए ओपन करूं, आज जो बयान आए उस पर चर्चा को लेकर आगे बढ़ूं, सबसे पहले राजधानी लखनऊ में तकरीबन 34-35 साल से सीट आपके पास है, वो 5 बड़ी बातें जिसके आधार पर एक बार फिर से आप लखनऊ की जनता के बीच में जा रहे हैं। देखिए, 2014 से पहले माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस लखनऊ का नेतृत्व किया था और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के रूप में लखनऊ का विकास किया था। उनके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी आज देश के रक्षा मंत्री हैं और 14 और 19 में उन्होंने बड़े बहुमत के साथ इस लखनऊ का नेतृत्व किया और उनका ड्रीम था। आज आप देखिए, लखनऊ के अंदर किसान पथ, लखनऊ जाम की समस्या से जूझती थी। उस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए माननीय राजनाथ जी की कल्पना थी कि लखनऊ के बाहर आउटर रिंग रोड बनना चाहिए और उन्होंने इस लखनऊ को आउटर रिंग रोड के रूप में किसान पथ देके आज हम सब के लिए रास्ता आसान कर दिया। गोरखपुर और अयोध्या से आने वाला आदमी अगर कानपुर जाना है तो उसे लखनऊ शहर में नहीं आना पड़ता, वो रिंग रोड के माध्यम से कानपुर चला जाता। वो यहाँ से उसको अयोध्या जाना है, वो अंदर नहीं जाता, वो अंदर नहीं जाता है। इस नाते मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया,
लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया, लखनऊ के अंदर कानून व्यवस्था और कमिश्नरेट लागू करने का उन्होंने काम किया, लखनऊ की गलियां, लखनऊ के अंदर स्वच्छता, जो एक अच्छे नागरिक का जीवन राजधानी को मिलना चाहिए, उसको माननीय राजनाथ सिंह ने देने का काम किया। ओके, अरे आप सब लोग तहजीब वाले शहर से है ना भैया, ऐसा मैसेज मत दीजिए कि लखनऊ का नाम बदनाम हो जाए। मैं बारी बारी से आप लोगों के पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा। गाली गलौज का तो कोई फायदा नहीं, ये वो शहर तो नहीं है ना, ये वो शहर नहीं है जहां पर गाली गलौज किया जाए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, ऐसा कुछ मत करिए, ठीक है। दीपक जी, वैसे तो आप गिनाएंगे कि राजधानी लखनऊ में जो कुछ किया गया आपकी तरफ से किया गया, समीर जी कह रहे हैं कि जो कुछ किया गया हमारी तरफ से किया गया, जो कसर रह गई, कोर कसर रह गई, रविदास मेहरोत्रा जी जीतेंगे तो जो पूरा करेंगे वो बताइए। देखिए, लखनऊ वासियों का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे लखनऊ वालों ने वोट दे करके यहाँ से प्रधानमंत्री चुनने का काम किया, यहाँ से मुख्यमंत्री रहे आदरणीय राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री देने का काम किया। आज की तारीख में वर्तमान में रक्षा मंत्री है वो। लेकिन आज इस सामने जो रोड चल रही है, जो आपको चमचमाती रोड दिख रही है, लोहिया पथ, ये भी समाजवादी सरकार की देन है। मैंने पिछले बार भी आपसे कहा था कि आप दाएं हाथ उठा लीजिए, बाएं देख लीजिए, सामने देख लीजिए, पीछे देख लीजिए, आपको समाजवादी सरकार के अलावा जो है, और पिछले 10 साल से अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस आउटर रिंग रोड की बात कर रहे हैं, उस आउटर रिंग रोड में कितने बार गड्ढे हुए, कितने बार लोगों का चलना मुहाल हुआ, और अभी तक किसान पथ पूरी तरीके से बन करके तैयार नहीं है। आज की तारीख में लखनऊ का जो भी विकास आप देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार का विकास है। और जो हमारे आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री रविदास मेहरोत्रा जी, वो यहाँ के जमीनी नेता हैं, यहाँ के लोगों से जुड़े हुए हैं, गली गली से वाकिफ हैं। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी को अगर मिलना हो, उनसे अगर कोई काम हो, क्षेत्र की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, लेकिन क्षेत्र की जनता को उनसे मिलना हो तो कहाँ जाए। लेकिन हमारे रविदास मेहरोत्रा जी वो खुद लोगों के द्वार जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्या यही के रहने वाले लोगों से कनेक्ट है। प्रियंका जी, दीपक जी गिना रहे कि जो कुछ किया गया हमारी सरकार में किया गया, बीते 35 बरस से उसके बावजूद कमल बार बार इस सीट पर खिल क्यों रहा है? देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आज प्रदेश की बात कर लें, चाहे हम लखनऊ की बात कर लें, जिस तरह से महिला अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से डबल इंजन की सरकार चला रहा है, पर महिला अपराध में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1। आप यही क्यों ठहर जाते हैं? आप बेरोजगारी का आंकड़ा निकाल लीजिए, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और बेरोजगार जब पेपर देने जाते हैं लाखों की संख्या में, तो उनका पेपर लीक हो जाता है, उनके अरमानों पर पानी चला जाता है, उनका भविष्य अंधेरे में आ जाता है। आज राजनाथ सिंह जी की बात हम करेंगे, आज हम पूछेंगे उनसे, बड़ी तारीफ कर रहे थे वो अग्निवीर की, उनसे पूछिए जाके कि उस बाप पे क्या बीतती होगी जो वो खुद जॉब में है और उसका बेटा रिटायर हो जाएगा। अग्निवीर जैसी चीजों को लाकर उन्होंने देश को कमजोर किया, उन्होंने सेना को कमजोर किया। इस बात का जवाब आज कौन देगा? सवाल पूछती है ये आज देश की जनता, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, वो महंगाई किसकी जिम्मेदारी है? ये तो बड़ी बातें करके आए थे कि महंगाई, इस पर मैं उनसे सवाल लूंगा। सर, विजय उपाध्याय सर, लखनऊ की जनता के नब्ज को बहुत करीब से आप समझ रहे हैं, जितने दावे और वादे किए जा रहे हैं, इससे इतर लखनऊ की जनता कुछ और सोच रही है, उसके अपने मुद्दे हैं, या इन दावों और वादों के आधार पर ही जनता वोट करने का मन बना चुकी है? देखिए, लखनऊ में कई चीजें हैं जो जनता के सामने होती है। एक तो लखनऊ शहर कैसा है, किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, जो बुनियादी जरूरतें होती नागरिक की उसमें कितना इजाफा हुआ है, जो इंटरटेनमेंट के लिए जो जगहें होती हैं उनमें कुछ बेहतरी आई है क्या, कुछ नए सेंटर ऐसे बने हैं, एजुकेशन के लिए किस तरीके से यहाँ फैसिलिटीज है, या हेल्थ सेक्टर में क्या चीजें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं, क्या प्रस्तावित हैं या पहले क्या थी। तो बहुत से पैरामीटर हैं। और जो ये लोकसभा चुनाव है, चूंकि हम 21वीं सदी के 1/4 समय को गुजार चुके हैं और आज की जो जनता है सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से बहुत अवेयर है, वो बहुत अच्छे से जानती है कि किस पार्टी के क्या दावे हैं, किस पार्टी ने क्या काम किया है और क्या पार्टी, कौन सी पार्टी क्या नया काम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात होती है लीडर की क्रेडिबिलिटी। ये सारी बहस के बाद लीडर की क्रेडिबिलिटी पे आके बात आके टिक जाती है। लखनऊ पढ़े लिखे लोगों का शहर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी, क्रेडिबल सांसद चुनेंगे वो। ठीक है, मैं डिबेट आप सबके लिए ओपन करूंगा, लेकिन उससे पहले आज जो बयान सामने आए हैं और जिन बयानों के इर्द गिर्द आज सियासत आगे बढ़ रही है, बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से राम मंदिर को लेकर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बहुत बेकार मंदिर है, उसका वास्तु ठीक नहीं है
और उसमें दोष है। ऐसी तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। उसके बाद पब्लिक की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया और बीजेपी भी लगातार हमलावर हो गई है। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले बारी बारी से आप सबके सवाल। देखिए, इनकी पार्टी का क्या रूप है आप देख रहे हैं जिस प्रकार। थोड़ा धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो, धैर्य से काम लो। एक सेकंड। कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं। 1 मिनट, मैं माइक लेकर आऊंगा, आप सवाल करिएगा। आपके पास कोई सवाल? मंदिर की बात क्यों कर रहे हो? मंदिर बातें न करो। डिबेट मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो जी। सवाल देखिए, चुनाव है, चुनाव में रोजगार स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। मंदिर की करिए आप, तभी तो माइक लेकर आप आप ये बताइए, आप तय नहीं करेंगे ना क्या बात हो गया? नहीं, ये भारत देश किसानों का है। किसान के जो बेटा नौजवान जो है मर्डर हो रहा है कहाँ बॉर्डर पे, और उनका लड़के जो है यहाँ पे नौकरी पाने के लिए। अग्निवीर पर आपका सवाल है? अग्निवीर पे 4 साल किया गया। 74 साल प्रधानमंत्री हो सकते हैं और 4 साल का लड़का 4 साल में रिटायर हो सकता है। ये कहाँ का नियम? बताइए क्या सवाल है? क्या चीज? अरे आप पहले शिक्षा की बहाली सवाल पूछिए। सवाल है तो है साहब, मंदिर मुद्दा नहीं है। ठीक है, सवाल ठीक है। रोजगार मुद्दा, स्वास्थ्य मुद्दा, चिकित्सा मुद्दा, जो सारी महिलाओं सुरक्षा रोजगार की मुद्दा बात करो ना यहाँ पर। आप मंदिर की बात नहीं करो। किसानों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, सबका मुद्दा। सवाल आपने पूछ लिया, यही सवाल मैं लेकर उधर जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि पूरे पेशेंस के साथ आप जवाब सुनेंगे। ठीक है, ओके। एकदम शांति बनाए रखिएगा, एकदम शांति बनाए रखिएगा। यही सवाल कर रहा हूँ मैं, यही सवाल कर रहा हूँ। नेतागिरी मत करिएगा, शांतिपूर्वक जवाब सुनिएगा, शांतिपूर्वक जवाब सुनिएगा, शांतिपूर्वक जवाब सुनिएगा। मैं जा रहा हूँ ये सवाल लेकर, यही सवाल लेकर। अरे भाई बताइए, कब तक हम लोग मंदिर और मस्जिद पे चुनाव लड़ेंगे? आपका सवाल। 2000 हम लोग 2000 जब 14 में सरकार बनी बीजेपी की, तो उस समय हम लोग की उम्र 24 साल था। आज हम लोग 34 साल को हो गए। कब तक हम लोग हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद पे चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, एक सेकंड सबीर जी, सवाल। एक सेकंड इंडिया, जवाब सुन लीजिए। भाई का सवाल है कि अग्निवीर आप लेकर आए, आपने युवाओं के साथ छल किया। दूसरा उनका सवाल है कि महंगाई बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं हो रही है, बात मंदिर मस्जिद की क्यों हो रही है, मुसलमान की क्यों हो रही है। दूसरा उनका कहना है कि 35 साल मेरी उम्र हो गई, हर बार जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद की बात होती है। ओके, सवाल पूछ लिया मैंने, धैर्यपूर्वक जवाब सुनिएगा। देखिए, मंदिर मस्जिद की बात कौन लाता है? भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती है। हम तो रोजगार पर बात करना चाहते हैं, हम तरक्की पर बात करना चाहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। 6 साल में 6.5 लाख सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया, करोड़ों रोजगार दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं कि 12 से 17 की सरकार में इन्होंने कितना रोजगार दिया। स्वास्थ्य की बात हो रही है, 2 एम्स हमारी सरकार में गोरखपुर और रायबरेली में हमने चलाने का काम किया। 13 मेडिकल कॉलेज 17 से पहले थे और आज 24 में 53 मेडिकल कॉलेज है। 53 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किस सरकार ने किया? एक सेकंड, तहजीब दिखाइए भाई, तहजीब दिखाइए। लखनऊ से हैं आप, तहजीब दिखाइए, लखनऊ से हैं आप। दीपक रंजन जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है, अगर आप मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, तो अचानक से प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब को क्या हो जाता है कि कभी कहते हैं कि पूजा करने वाले पाखंडी हैं, कभी कहते हैं कि राम मंदिर का वास्तु ठीक नहीं है, तो फिर मुद्दों पर रहिए ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जब हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करती है तो ये राम नाम की चादर ओढ़ लेते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल मेरी बात आ जाती है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले यहाँ से जो विधायक है कैंट विधानसभा से, जो लखनऊ संसदीय क्षेत्र में आता है, वहां से स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। अभी आपने देखा होगा, पूरा फोटो वीडियो सब वायरल हुआ कि एक स्वाग कुत्ता जो है एक इंसान का हाथ लेकर के मेडिकल कॉलेज के अंदर परिसर में घूम रहा है। ये इनकी व्यवस्था है। तो देखिए, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव की प्रक्रिया में मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस बात को एक सेकंड जिस बात को दीपक रंजन साहब समझ रहे हैं, उसे प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, देखिए, उन्होंने भी समझा। ये राम नाम की चादर ओढ़ करके जो है, ये लोग अपने कामों को छिपाना चाहते हैं। आज जनता इनसे काम का हिसाब मांगे, 10 साल का इनका काम का क्या हिसाब है। हम तो देखिए, मैंने जैसा, मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम इंडिया गठबंधन के लोग, हम चुनाव लड़ नहीं रहे, हम चुनाव की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, हम भागीदारी कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं मुद्दों से, हम लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, हम लड़ रहे हैं महंगाई से, हम लड़ रहे हैं बेरोजगारी से,
हम लड़ रहे हैं, इन्होंने चंदा लेकर जो धंधा देने का काम किया, हम लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। और हिंदुस्तान की देवतुल्य जनता और हिंदुस्तान की, इनसे पूछिए आपके अपने प्रवक्ता बोल रहे हैं नेताजी, उनको तो सुन लीजिए। हाँ जी, मेगा इंजीनियरिंग कंपनी, हब पावर कंपनी, बहुत से ऐसी चीजें। अब देखिए 4 जून के बाद जब सरकार इंडिया ब्लॉक की बनेगी तो बहुत सी चीजें निकल करके सामने। 4 जून के बाद चीजें बदल जाएंगी। प्रियंका जी, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब पहले चरण से चुनाव मोदी गारंटी पर, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे थे महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी बातें, तो अचानक से हिंदू मुस्लिम कैसे होने लगा? प्रोफेसर राम गोपाल यादव एक बयान देते हैं कि जो पूजा पाठ करते हैं वो पाखंडी हैं। फिर आज उनकी तरफ से एक बयान राम मंदिर को लेकर दे दिया जाता है। मुद्दों से डिरेल क्यों हो जाता है चुनाव? देखिए, जैसे 2 चरण का चुनाव निपटा, आज तीसरे चरण के चुनाव में आपने देखा कि क्या हुआ। आप देखिए कि किस तरह से जो प्रशासन है वो लोकतंत्र के महापर्व में वोटर के ऊपर लाठी चला रहा था। मैं नहीं समझती कि किस तरह से चुनाव आयोग ने अपनी आंखें बंद कर रखी। हकीकत ये है कि आज एक और रिपोर्ट आई है, वो CMIE की रिपोर्ट आई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग है, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा है? अभी समीर जी कह रहे थे हमने 6-7 लाख पता नहीं कितना रोजगार दे दिया। उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि सिर्फ पिछले महीने में 47 लाख जॉब गई हैं और उसमें 90% गाँव में रहने वाले लोग हैं। आप बताइए, इस सवाल का जवाब कौन देगा? इधर उधर की बातें मत कर। यही सवाल प्रोफेसर राम, एक सेकंड, यही सवाल प्रोफेसर राम गोपाल यादव को करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बार बार बात करें, पाकिस्तान के पास एटम बम है। मतलब ये क्या है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो मिसिंग क्यों है? इस पूरे चुनाव में, 24 के चुनाव में अगर एक चीज मिसिंग है तो वो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2 करोड़ रोजगार की लखनऊ शर्म करेगा आप सबके ऊपर। ये मत करिए, इस शहर का नाम बदनाम मत करिए। जी बताइए सर, पहले 2 चरण के चुनाव के बाद धीरे धीरे हवा का रुख बदलने लगा और आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही थी। उस दौरान मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, राम मंदिर के नक्शे पर, राम मंदिर के वास्तुदोष पर, इस पर बात हो रही। देखिए, असल में अपोजिशन के पास भी मुद्दे नहीं हैं। उनको लगता है जो मुद्दे वो लेके चले थे उन्हें उस तरह से उसमें कामयाबी मिलती नजर नहीं आई, तो उन्होंने भी ट्रैक चेंज किया है। और कर्नाटक से जो एक नया मैसेज आया कि जो अशराफ तबका है उसको भी ओबीसी में कर दिया, जिसे मंडल ने रोका था, वहां से एक बीजेपी को मुद्दा मिल गया। जाहिर है कि ओबीसी का रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन जो मंडल आयोग के पैरामीटर में जिस तरीके से दिया गया था, बात तो उसी पे होनी चाहिए। अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप उसके लिए अगर एक ऐसा फार्मूला ले आएंगे कि नहीं सबको ओबीसी कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो बीजेपी ने उस मुद्दे को उठा लिया। और जो अपोजिशन है, लोग समझ रहे हैं इसको। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में सारी चीजें आ जाती हैं, पक्ष भी आ जाता है, विपक्ष भी आ जाता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां नकारात्मक चीजें भी हैं, सकारात्मक चीजें भी हैं, और दोनों चीजें जनता के बीच जाती हैं तो जनता इस बात को समझती है। दूसरी बात यह है कि ये इतने तरीके के इन्फॉर्मेशन लोगों के पास आते हैं तो लोग अच्छे से समझते हैं। अब जहां तक रामगोपाल जी के बयान की बात है, बहुत देर से दिया गया बयान है, कोई मतलब नहीं था आज वोटिंग के दिन इस बयान को देने का, लेकिन उन्होंने बयान दिया और खामखा में बीजेपी के पिच पे जाके खड़े हो गए। ओके जी, बताइए आपका सवाल। देखिए, ये लखनऊ के विकास, सारे सवाल आप ही पूछिएगा। सवाल नहीं, इनका आप रुख देख सकते हैं। सपा पार्टी, पहले पीछे जाइए, मैं आऊंगा फिर मैं फिर आऊंगा नेताजी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। हाँ, मैं वो सवाल करूंगा, आप उधर रहिए। अरे आप वहाँ रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। अरे मैं यही वाला सवाल अरे नेताजी, आपका टिकट आगे अरे आराम से अरे सांसें फूल जाएंगी आपकी भाई। हाँ, आप कराते हैं क्यों? अखिलेश यादव गए जब मंदिर क्यों धोआ गया? पूछ लूंगा इस सवाल। अरे आराम से, सांसें अटक जाएंगी आपकी सांसें अटक। मैं ये सवाल कर लूंगा। आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी जान के साथ, आप अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ लूंगा उधर, आप पीछे चलिए। पहले हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। हाँ, सुन लिया मैंने। मुख्यमंत्री उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक सेकंड। अरे आप भाषण देना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं? इनके में ये आप माहौल देख सकते हैं। अरे भाई, मैं चलकर आ जाऊंगा, पीछे रहिए ना। यही रुख है, आप देखिए, यही रुख है। ये आपसे क्वेश्चन नहीं, ईवीएम बताते हैक हो गई, मीडिया क्वेश्चन करती तो करने नहीं देती, जनता को जवाब पूछ रही तो पूछने नहीं दे रही है। ये गुंडाई आपको दिख रही है चेहरे पे, ठीक है? देखिए, आप सुनिए,
ये इतनी देर से ओबीसी की बातें कर रहे हैं कि ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, इतनी देर से बोल रहे हैं ना, लेकिन इन लोग को मुंह पे जो है उस समय पट्टी क्यों बन जाती है कि जब यही कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में 32% आरक्षण में से 23% मुस्लिमों को दे देती है, ओबीसी वालों में से। कहाँ रहते हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुरानी पेंशन को लेकर के पूरे देश में लामबंद है कर्मचारी। जो कर्मचारी पूरे जीवन भर अपना काम करता है, अपना जीवन देता है, समय देता है, और बुढ़ापे के समय सरकार ने उसको प्राइवेट के हवाले कर दिया है। कर्मचारी की बात संविधायक बात करते हैं बराबर। आखिरकार जब कोरोना का समय था, कोरोना के समय में सारे प्राइवेट वालों ने अपना काम बंद कर दिया, सारी दुकानें बंद कर दी, सारे सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी जहां भी थे सबने काम किया। पुरानी पेंशन बहाल की जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जी सर, मेरी भी मांग है ये, मैं भी कर्मचारी ही हूँ। हम लोगों की मांग, मैं अटेवा से हूँ, सब लोग जो है हमारी मांग पुरानी पेंशन बहाल की जाए, और अगर मेरा कुछ देर में दें, लेकिन हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन बहाल की जाए। समीर जी एक सेकंड अरे एक मिनट भाई, पुरानी पेंशन बहाली का सवाल उधर से है। दूसरा भाई का सवाल है कि आप जब अखिलेश यादव जी राम मंदिर नहीं जाते हैं, भाई सवाल पूछ रहा हूँ आपका, ध्यानपूर्वक सुनिए और जवाब दे दीजिएगा वरना उनकी सांसें टक जाएंगी, क्योंकि बहुत उग्र होकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं जाते तो आप सवाल करते हैं, और जब मंदिर जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, तो आप वहां पर झाड़ू पोछा लगवाते हैं, सफाई करवाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, दर्शन पूजन करना किसी को मना नहीं है, खुला है राम मंदिर, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश जी अभी तक नहीं गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि अयोध्या में हमला करने वाले आतंकवादियों का मुकदमा किसने वापस लिया? अखिलेश यादव ने। कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? अखिलेश यादव ने। अयोध्या में मंदिर न बने इसका षड्यंत्र किसने किया? अखिलेश यादव ने। अब फिर कह रहा हूँ, राम गोपाल यादव ने आज मंदिर को बकवास कहा, वास्तु का दोष कहा। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे दीपक जी भी कह रहे थे, चंदा कितना दिया है दीपक जी ने और अखिलेश यादव जी ने, ये बताना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये देश की जनता का अपमान है, ये हिंदुओं का अपमान है, काशी विश्वनाथ का अपमान अखिलेश यादव करते हैं और निरंतर अपमान करते आ रहे हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ दीपक जी। 2017 तक ना, एक सेकंड, अरे मैं आऊंगा, माइक आने दीजिए ना, ये राजनीतिक मंच नहीं है ना, माइक आने दीजिएगा, सवाल करिएगा। बन गए आप नेता, बैठ जाइए। 2017 से पहले इसी माहौल से लोग डरा करते थे। ये जो माहौल चल रहा है जिसमें किसी को बोलने की मनाही हो, किसी को बोलने ना दिया जाए, इस तरीके से हल्ला हो, हंगामा हो, उग्रता फैला दी जाए, और ऐसा लग रहा है कि फिर से वही तस्वीर लौट कर आ रही है। मतलब ये तो डराने वाली तस्वीर है ना। आप सवाल पूछिए, जवाब सुनिए, लेकिन ये तो ठीक नहीं। देखिए अमित जी, ये देवतुल्य जनता की सवाल, ये देवतुल्य तो नहीं लग रही है। देवतुल्य जनता के, अब आप ये लखनऊ शहर की तहजीब है। मैं सबको समझा रहा हूँ। अच्छा आप सुन रहे हैं, जो भी उग्र हो रहा है मैं उससे यही कह रहा हूँ ना कि शांतिपूर्वक सवाल करिए। हाँ ठीक है, शांत हो जाए, आप लोग शांत हो जाए। अच्छा, मैं भारतीय, यहाँ से सामने से इंडिया की आवाज आ रही, सब इंडिया को चाहने वाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी इंडिया से मोहब्बत, चाहत दिखाए ना, नफरत क्यों दिखाए? इंडिया से मोहब्बत करते तो अभी इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इंडिया को चाहते हैं, इंडिया को मानते हैं, इंडिया इनके दिल में बसता है, तो इन नौजवानों के साथ इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। इंडिया जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, इंडिया जिंदाबाद का नारा ये लगाएंगे, इंडिया जिंदाबाद। आप पूछे इनसे, ये देशभक्त की बात करते हैं, इनसे कहलवाइए कि इंडिया। उधर से भी सवाल था। एक सेकेंड 1 to 1 नहीं दीपक जी, इधर झूठ। एक मिनट, उनका ये कहना है। एक सेकेंड दीपक जी, प्रियंका जी, ये मोहब्बत के बाजार में नफरत की बातें अच्छी लगती हैं क्या? जिस तरीके का हो हल्ला हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि लखनऊ के लोगों का सवाल ही नहीं आने देना चाहते ये लोग, जो एजेंडा सेट करके आए। देखिए, मुझे लगता है कि इसकी जिम्मेदार भी भारतीय जनता पार्टी है। आज बेरोजगारी का ये आलम हो गया है कि तो सवाल पूछे, हम क्यों आए हैं उनके बीच में, सवाल पूछे ना। अब ऐसा लग रहा है कोई राजनीतिक मंच नारेबाजी कर रहा है।
देखिए, मुझे लगता है कि ये सारे सवाल ही हैं इनके मन में। अगर इनके पास रोजगार होता तो शायद इतना गुस्सा और आक्रोश नहीं होता। आज जनता में वाकई आक्रोश है। महंगाई इतनी इस कदर बढ़ चुकी है कि आप बताइए, जो 450 रुपए का सिलेंडर था आज वो 1100 रुपए का मिल रहा है, और आदमी के पास नौकरी नहीं है। आप बच्चे इस कदर परेशान हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सुरक्षा एक बहुत बड़ा मैटर है। आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाती है, गठबंधन की प्रवक्ता अपनी बात रख रहे हैं, उनको भी सुनने को तैयार नहीं है आप लोग यार, उनको भी सुनने को तैयार नहीं है आप लोग। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल आज बन रहा है वो वाकई में चिंताजनक है। इस देश में जिस तरह की सद्भावना खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है, आज वो सब जगह दिखता है। मुझे लगता है कि आज अगर कोई एक पार्टी जनता की बात कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है, जो 30 लाख सरकारी नौकरियां दे देगी 6 महीने के अंदर। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, उन बच्चों के लिए शिक्षा फ्री है जो 1 से लेकर 12 तक शिक्षा लेना चाहिए। ये सब करेंगे आप सत्ता में आएंगे जी। एक सेकंड नेताजी कहाँ गए? हाँ, एक सेकंड नेताजी, सांस ले लीजिए पहले तो, और आपका सवाल मैं वहाँ लेकर जाऊंगा, लेकिन धैर्य पूर्वक पूछिए, उसको शालीनता के साथ पूछिए जी। मैं ये कहना चाहूंगा, एक सेकंड, मैं बीएसपी के पास भी आऊंगा। एक सेकंड जी। जब इन्होंने जो वादे किए, 2000 नौकरी नहीं दी, देश बचाने के लिए बात कही कि देश 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। आज देश नहीं लेकर रहा हूँ, शालीनता से पूछेंगे तो गलत नहीं। देश नहीं बिकने दूंगा, देश बेच डाला। अब इन्होंने बात कही कि मंगलसूत्र बचाओ, मंगलसूत्र भाजपा से बचाना पड़ेगा। ये समझ लीजिए, ये महिलाओं से निवेदन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो कहा वो कुछ नहीं किया, उन्होंने उसका उल्टा करने का काम जी। बताइए भैया, मुझे ये कहना है कि बीजेपी राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, ये हटा के बोल के 2 मिनट बोल के दिखाए, इसके अलावा कुछ बुलवाता हूँ। पेपर लीक को पूछिए, पेपर लीक बार क्यों हो रहा है? ओके, एक सेकंड, बीएसपी का पक्ष एक बार आ जाए। एक मिनट में। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यह सवाल है कि दलितों की पीठ गाय के नाम पर छीलने वालों से सवाल है कि उसी गाय काटने वाली कंपनी से आप चंदा लेते हो। उस रामनयन मिश्रा के घर पे बुलडोजर कब चलेगा जिसने पुलिस भर्ती का पर्चा आउट कराया? उस बलात्कारी के घर पे कब बुलडोजर चलेगा जिसने हमारी बहन बीएचयू की पढ़ने वाली? ये वाला सवाल आप आराम से भी तो पूछ सकते थे, इतना जोर दे रहे थे। इतना गुस्सा है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने, योगी जी ने ये काम कराया, काम हमारे सब अखिलेश भैया ने कराया। इन लोगों ने नाम बदला और फीता काटा, नाम बदला। हम तो यही कहना चाहेंगे, अगर बीजेपी इतना ही काम 10 साल कर लेती तो आज ये नौबत क्यों आती? इनको गली गली टहलना पड़ता है, काम नहीं किया इसलिए तो भागे। जी बताइए। मेरा ये सवाल है कि जब भी महिलाओं का शोषण होता है, जैसे मैनपुरी में, वहाँ पर क्यों नहीं गए मोदी जी महिलाओं की रक्षा करने के लिए? मणिपुर में नहीं गए और हाथरस में नहीं गए, लेकिन यहाँ पर कहते हैं मैं मंगलसूत्र बचाना चाहता हूँ। जब आप खुद महिलाओं की रक्षा नहीं करते, जो देश की रक्षा कर रहे थे। एक सेकंड, मणिपुर पर चुप्पी और मंगलसूत्र की बात, एक सवाल ये है। दूसरा इनका ये कहना है कि अगर इतना ही काम किया था तो फिर अब ये सब मुद्दे उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरा वो भाई का सवाल था कि पेपर लीक हो रहा है, उस पर जवाब दीजिए। देखिए, पेपर कब लीक हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार में। 2 मिनट बिना राम मंदिर के बोल रहे, सुनिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में यूपीएससी का चेयरमैन किसको बनाया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का चेयरमैन किसको बनाया गया? और संगठित रैकेट चलाया गया। हमारी सरकार ने उस पर हमला किया और 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होकर जेल गए हैं, और हमने उस रैकेट को तोड़ा है और 6.5 लाख सरकारी नौकरी दी है। और रही बात हमारी बहन का सवाल, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 3 तलाक से निजात किसने दिलाई? माननीय मोदी जी ने दिलाई। आज कानून का राज उत्तर प्रदेश में कौन स्थापित किया? योगी जी ने स्थापित किया। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से, ये 1090 है, यही से आगे मुख्यमंत्री आवास के पास एक लड़की की कत्ल कर दिया गया था। अखिलेश यादव अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए, और हमारी सरकार में अपराध होता है तो गुंडे के पैर में गोली लगती है, वो जेल जाता है, उसका इनकाउंटर होता है। ये कानून का फर्क।
जो पेपर लीक हो गया था वो परीक्षा कब होगी? परीक्षा हो रही है, नौकरी मिल रही है। 6.5 लाख सरकारी नौकरी आज तक आजादी के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं दिया था, जो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में। ओके, मैं इधर से कुछ सवाल, एक सेकंड। मेरा प्रश्न, अरे माइक मत छीनिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस समय चुनाव है तो वो अपनी खूबियों को गिना रही है, पर मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही है, और जो परीक्षा के लिए सरकार क्या करेगी? मेरा प्रश्न दीपक जी से, मैं चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी के सवाल से भी उनसे मैं करूंगा, क्या उत्तर प्रदेश में जात के आधार पर मंदिरें बनाई गई हैं? और मैं कह रहा हूं कि अगर क्या किसी दलित को और किसी ओबीसी के किसी मंदिर में जाने से रोक दिया जाएगा? सारी मंदिरें उत्तर प्रदेश की बंद मेरा एक प्रश्न सपा प्रवक्ता दीपक जी से है, ये बताएंगे किस रोजगार की बात कर रहे हैं? एक ही शिवपाल यादव के घर से लिस्ट जारी होती थी, लोगों को रोजगार दे रहे थे, एक जात के लोगों को रोजगार देने का काम किया। बहन प्रियंका जी हमारी क्या कह रही है? नारी से सुरक्षा। इनकी प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने छेड़छाड़ से आहत होकर के छोड़ा है, और भूपेश बघेल से जब उन्होंने शिकायत की तो क्या कह रही है? अभी शांत हो जाओ, अभी चुनाव चल रहा है। ये बात करेंगे। मेरा सवाल है, ना मुझे राम मंदिर बात करना है, ना मस्जिद बात करना है, मथुरा बात करना है, अयोध्या पे प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है। 40 साल के कौन सा सवाल है? मैं आ रहा हूँ आपके पास सवाल लेकर। उधर से उनका सवाल ये है कि आज आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, पहले शिवपाल यादव जी एक लिस्ट तैयार कर दिया करते थे और उन्हीं लोगों को नौकरी मिल जाया करती थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो है, इन्होंने कहा था कि 46 में 56 इन्होंने सदन में बात कही थी, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं दे पाए। ये झूठे हैं ये लोग। इनसे जनता सवाल कर रही है, पेपर लीक क्यों हुआ? 60 लाख नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया इस सरकार ने। और ये कहते हैं कि यहाँ पे जब पूर्व के मुख्यमंत्री थे यहाँ पे हत्या, अरे 7 साल से आपकी सरकार है, क्यों नहीं FIR लॉन्च किया आपने FIR क्यों नहीं की? क्यों डरो आप FIR लॉन्च करने? 7 साल से आपकी सरकार है, आपको FIR लॉन्च करना चाहिए था। अभी अर्जुनगंज में पिछले बार जब आप थे तो लोगों ने पूछा था कि मुख्यमंत्री की फ्लीट से 11 लोग मर गए, क्या हुआ उनका? समीर जी, अगर पहले जाति देखकर नौकरी दी जाती थी और आप कह रहे हैं कि लिस्ट तैयार करवा देते थे शिवपाल यादव साहब, तो कह रहे हैं कि 7 साल से आपने कार्रवाई क्यों नहीं, हम कर रहे हैं। हमने 300 लोगों को जेल भेजा है, उसमें से 40% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने STF से जांच कराई है। लेकिन मैं इतना जरूर पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में पर्चे अखिलेश जी और शिवपाल जी के घर में छपते थे, अब जनता के बीच में पर्चे जा रहे हैं। ये परेशान है, इनकी पर्ची पर नौकरी नहीं मिल रही। पहले अब्बा जान की पर्ची पर नौकरी मिलती थी, आज निष्पक्ष नियुक्ति हो रही है, उसकी बौखलाहट है। निष्पक्ष नियुक्ति पर बौखलाहट है। उधर से एक सवाल था भाई का कि आप महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं, राधिका खेड़ा, उनका दर्द आपने भी सुना ही होगा। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने क्या क्या बात कही, और ये भी कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी में रहते हुए जो राम का नाम ले रहा है, राम मंदिर का नाम ले रहा है, उसे किनारे लगा दिया। देखिए, मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिस्ट है आज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी है, पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर बताऊंगी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है। कांग्रेस में निर्भया कांड होता है, निर्भया का इलाज सिंगापुर में होता है, और भारतीय जनता पार्टी हाथरस की बच्ची को रातों रात जलवा देती है। मैं पूछना चाहती हूँ कि यही न्याय है? प्रज्वला रेवन्ना जैसे लोग आज भी भागे हुए हैं, उन्हें पकड़ के क्यों नहीं लाया जाता? मणिपुर में जब एक बच्ची को नंगा किया जाता है, तब फिर उसके लिए कोई कुछ निकलकर बोलता क्यों नहीं है? आप बताइए कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में उनके खुद के कार्यकर्ता बलात्कार करते हैं और उसके बाद खुले घूमते हैं 2 महीने तक। यही है भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा। और मैं पूछना चाहती हूँ, आपके गठबंधन के साथी आपको भी सुनने को तैयार नहीं है। जी बताइए आपका सवाल। सर, हमारा प्रश्न कांग्रेस प्रवक्ता से, ये लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। हम लोग देखते हैं कि सन 75 से लेके जब तक कांग्रेस सरकार ने ऐसे संशोधन किए, हम लोग के मौलिक अधिकार तक भी नहीं रहे। ठीक, अब मोदी जी ने कुछ संशोधन किए जो मैं गिनवाना चाहता हूं, जैसे GST, EWS, उसके बाद से बैकवर्ड क्लासेस को उन्होंने राष्ट्रीय दर्जा दिया, और जो उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए संशोधन किया, हर राज्यों को यह अधिकार दिया कि आप OBC में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये सब संशोधन संविधान खतरा को दर्शाता है? यही प्रश्न हमारा विपक्ष से। ओके, जी बताइए। ये सरकार जब से आई, सड़वा सब चराए ले खेतवा हमार का खाई, घंटा बजाई चली। अन्ना जानवर से परेशान है। सबसे पहले
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता जी हैं, ये कह रहे हैं कि जो पेपर पहले छपते थे वो अखिलेश यादव शिवपाल जी के घर पे छपते थे। इनके पास क्या प्रूफ है कि जो पेपर छपते थे वो अखिलेश यादव शिवपाल जी के घर पे छपते थे? दूसरी बात जी बताइए। मैं पुरानी पेंशन के मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, आगे उस पर जवाब। हम लोगों की मेन मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। इससे कर्मचारी और उनका परिवार पुरानी पेंशन बहाली। जी बताइए। ये लोग अत्याचार और अपराध की बात करते हैं। अगर इनकी प्रकृति और प्रवृत्ति जाननी है तो देख लीजिए, वहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं और इनकी भाषा का देख लीजिए। वो अपने संस्कार दिखा रहे। दीपक सिंह, सवाल उधर से है। देखिए, एक तो ये एजेंडा सेट करके आए, मुझे पता है कि आप बोलेंगे तो ये चुप होंगे, बाकी कोई बोलेगा तो शोर मचाएंगे। और दूसरा, इनके सर्टिफिकेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सवाल लेने आए, सर्टिफिकेट लेने नहीं आए। अहम सवाल ये है, उनका ये कहना है कि आप ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। 10 बरस से पूर्ण बहुमत के साथ वो सत्ता में है, कोई खतरा नहीं हुआ, न देश को, न संविधान को, न आरक्षण को। आप क्यों डरा रहे हैं? अच्छा, लोकतंत्र बचाई कहाँ, आप बताइए? कहीं लोकतंत्र नाम की चीज दिख रही है आपको? किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को डिटेन करके आज जेल में डालने का काम किया है और किस तरीके से भ्रष्टाचारियों को अपने और लेकर के उन्होंने शिष्टाचारी बना दिया। आप कह रहे हैं ना जनता की आवाज, जनता इंडिया इंडिया चिल्ला रही। हम तो चाहते हैं समीर भाई भी एक बार इंडिया जिंदाबाद बोल दें, क्या बुरा, भी सब जनता शांत हो जाएगी। एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ पर इंडिया जिंदाबाद की बात हो रही। इंडिया से इतनी नफरत क्यों है इनको? हम 100 बार बोलेंगे, कोई बात, वो डॉट लगा कर बोल देंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। वो इंडिया की बात ठीक है। अरे वो क्यों बोलेंगे, वो क्यों? आप भाजपा की जय बोल देंगे? नहीं बोलेंगे ना। ठीक है, मूल सवाल पर रहिए, मूल सवाल पर रहिए। क्या वाकई में आरक्षण पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? हम नहीं फैला रहे। भ्रम इनके मोहन भागवत जी ने बहुत पहले कहा था, और आज मोहन भागवत जी को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? मोहन भागवत जी को आरक्षण में सफाई क्यों देनी पड़ रही है? देखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान, पहले राम के नाम की इन्होंने जो है काम के नाम पे इन्होंने वोट नहीं मांगा, राम के नाम पे वोट मांगा। जब जनता ने इनको नकार दिया, फिर ये हिंदू मुसलमान पे आ गए। हिंदू मुसलमान के नाम पे भी जनता ने जब इनको नकार दिया तो ये बहन बेटियों के मंगलसूत्र पे आ गए। जब मंगलसूत्र पे भी लोगों ने इनको नकार दिया तो ये इनहेरिटेंस टैक्स पे आ गए। जब इनहेरिटेंस टैक्स पे भी जनता ने इनको नकार दिया तब ये हमारे मैनिफेस्टो पे आ गए। अरे हम तो चैलेंज करते हैं, आप बहस करो ना। अपने मैनिफेस्टो की बात करने के बजाय आप उनके मैनिफेस्टो की बात करें। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में लोकसभा के चुनाव में इनको बुरी तरह पराजित किया। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी फेल हो गई। 2019 में बसपा के पैरों में गिरने के बाद भी इनको सफलता नहीं मिली। 2022 में ये बुरी तरह पराजित हो गए और 2024 में ये परिवार के यादव को भी नहीं जिता पाएंगे। इनको यादव पर भी भरोसा नहीं है। इनके परिवार के 5 लोग लड़ रहे हैं, अक्षत यादव, आदित्य यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव। 6ठे यादव का अगर ये नाम बता दें तो मैं इनकी बात स्वीकार कर लूंगा। 6वां यादव 80 सीट में कौन लड़ रहा है, ये दीपक जी बताएं। परिवारवाद पर जवाब, परिवारवाद पर जवाब। ये आपके नेताजी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आपके नेताजी वो इशारा कर रहे हैं, अब तो शांत हो जाइए। आपके नेताजी बोल रहे हैं। ये इस चीज की गारंटी लेंगे कि ना तो किसी परिवार वाले को टिकट देंगे, ना तो किसी परिवार वाले से ये वोट मांगने जाएंगे। इस चीज की गारंटी देंगे। ये क्या परिवारवाद को इस तरीके से एनडीए में ऊपर से लेकर के नीचे तक परिवारवाद भरा पड़ा है। यहीं से राजनाथ सिंह जी जो लड़ रहे हैं, इनका बेटा विधायक है नहीं है। अनुप्रिया पटेल जी के पति जो है वो यहाँ से मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल जी को सांसद का टिकट मिल रहा है। संजय निषाद जी यहाँ से मंत्री हैं, उनका बेटा प्रवीण निषाद यहाँ से टिकट मांग रहा है। तो कौन सा यादव परिवार से बाहर कोई एक नाम बताइए आप। मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है और जितने भी प्रत्याशी हैं सब हमारे परिवार के प्रत्याशी हैं। प्रियंका जी, परिवारवाद के नाम पर बार बार अटैक होता है, क्या उस पर सटीक जवाब नहीं है? उसे डिफेंड करने के लिए आप लोगों के पास कोई रणनीति नहीं है? देखिए, परिवारवाद पर जो सवाल उठाते थे, आज जब मंच पे उत्तर प्रदेश में खड़े होते हैं तो अपना दल लेके खड़े होते हैं, निषाद पार्टी लेके खड़े होते हैं, राजभर को लेके खड़े होते हैं। ये क्या परिवारवाद पर बोलेंगे? मुझे लगता है कि अब इनको वोट मांगना चाहिए अच्छे दिनों पर, जो ये ले आए होंगे। आराम से 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 सांसें अटक जाएंगी। सवाल पूछे। एक देखिए, आज समाजवादी पार्टी के पास
प्रत्याशी नहीं है, 2-2 नामांकन कराया लखनऊ के अंदर। ये इतनी हताशा है समाजवादियों के अंदर कि आज माननीय राजनाथ जी जो यहाँ से सांसद है उनके आगे नहीं टिक पा रहे हैं, और ये बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ये वो दंगाई है जो जाकर के दंगा करके माननीय अखिलेश यादव जाके बिरयानी खिलाते थे और कॉफी पीते थे, और आज इनके प्रत्याशी लखनऊ में माननीय आज इनके प्रत्याशी राजनीतिक टिक नहीं पा रहे। सर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कब बात होगी? राम और मुसलमान से कोई पर तो बात हो रही है, आप लोग सुनने को तैयार हैं। बताइए, नीट का पेपर लीक हुआ 5 तारीख को, 12 तारीख को यूपी सीओ वाला पेपर लीक हुआ, यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, जितने पेपर हो रहे हैं सब पेपर लीक पर आपका सर एक सर ये बताइए, बीजेपी IT सेल के लोगों ने बनारस में एक महिला के साथ रेप किया, उसके घर पे बिल्डोजर कब चलेगा? कठुआ के बलात्कारियों पे बिल्डोजर कब चलेगा? हाथरस के बलात्कारियों गुंडागर्दी कर रहे हो क्या? चलेगा आगे आपका सवाल आ गया। आराम से नारा क्यों लगा रहे? सवाल पूछिए। सवाल है कोई या सिर्फ नारा है? आप पूछिए। अरे आप सवाल, हम ये कह रहे हैं बेरोजगारी पे, रोजगार पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। आप सवाल पूछिए, मैं पूछता हूँ। हाँ, मैं हमसे पूछना चाहता हूँ। सवाल रोजगार पे आप बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, स्वास्थ्य पे बात करिए, किसानों के किसानों के हित की बात करिए। सर मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 2 करोड़ रोजगार की बात की गई थी, पहली बात तो वो क्यों गया, वो कहाँ गया? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए चंदा ले करके भारत की जनता की जान से खिलवाड़ करने का काम क्यों किया? कोविड रोजगार पर अपने आंकड़ों से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, हम संतुष्ट कर रहे हैं। आज चाचा जान और अब्बा जान की पर्ची से रोजगार नहीं मिल रहा। नौजवानों को बिना पैसे के भ्रष्टाचार रहित रोजगार मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रही है। हमने 1,30,000 पुलिस की भर्ती की है, हमने 40,000 महिला आरक्षियों की भर्ती की है। हम निरंतर रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं। UPSC की भर्ती में हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं। दीपक जी, उधर से सवाल है कि जो कानून व्यवस्था कायम हो गई उसी से दिक्कत परेशानी है उन लोगों को जो गुंडागर्दी किया करते हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में ध्वस्त हो चुकी है। वो मैं भी देख रहा हूँ, वो मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, ये सब जो कर रहे हैं ना, ये लखनऊ की तस्वीर नहीं। आप इधर भी देख लीजिएगा दीपक जी, ईमानदारी से दोनों तरफ देख लीजिएगा। मैं ये सोचकर लखनऊ नहीं है, यहाँ पर लोग सिर्फ इंडिया जिंदाबाद, मैं ये सोचकर लखनऊ नहीं, वो उधर अपने नेता के जिंदाबाद करेंगे। आप कीजिएगा, मैं ये सोचकर लखनऊ। तो यहाँ के लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी इधर क्यों हो उधर क्यों जो कर रहे हैं, ये लखनऊ की बिल्कुल मैं इनको भी ठीक नहीं मानता, मैं इसको मैं ठीक नहीं मानता। इसकी निंदा करिएगा। मैं इधर के लोगों से जो कह रहे हैं इंडिया जिंदाबाद कर रहे हैं, इंडिया जिंदाबाद ये लोग बिना लगाते, बुराई क्या है इसमें? ठीक है, इंडिया जिंदाबाद। तो हमने लखनऊ की जनता के मुद्दे उठाए इस उम्मीद के साथ कि जनता अपने सवाल पूछेगी, लेकिन यहाँ जिस तरीके की तहजीब देखने को मिली, ये कम से कम लखनऊ की तहजीब नहीं है। ये बहुत शर्मनाक है। यहाँ के वोटर्स को इस पर चिंता करनी होगी। आज चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही। कल आपसे मुलाकात हुई गोंडा के गांधी पार्क में। तब तक के नमस्कार।